नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 6 नवंबर 2025 और आज का डिटेल न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आज के वीडियो में हम लोग एक आईआर का टॉपिक देखेंगे, उसके अलावा 3 जो हैं अपने देश से रिलेटेड करंट अफेयर को पढ़ेंगे। एक चीज़ और है, अगर आपको मेंस देना है 71 का तो कृपया करके अभी से ही तैयारी करें सही तरीके से, क्योंकि मार्च अप्रैल में भले ही एग्ज़ाम गया है लेकिन आपके ऊपर में करंट अफेयर अब ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि जून जुलाई के बाद से जो भी करंट अफेयर होगा वो पूछे जाने की संभावना रहेगी एग्जामिनेशन में। इसलिए थोड़ा सा सही से पढ़िएगा और डिटेल में टॉपिक को गहराई में जा कर के तैयार कीजिएगा। मुझे जैसा लग रहा है कि मेंस में भी आपको कहीं सरप्राइज़ ना करे जैसे पीटी में किया गया है। हेडलाइन अगर देखेंगे तो भारतीय वुमेन टीम जो है जिन्होंने विश्व कप जीता है वो प्रधानमंत्री जी से मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अपोजिशन के लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने फिर से हरियाणा के लिए वोट चोरी का आरोप लगाया है, जिसमें कई सारे जो एक ही फ़ोटो एक ही तरह के लोग जो हैं उन्होंने 20-20, 30-30 बार वोट किया है। ये पॉलिटिकल न्यूज़ हो गया। जो आज का हमारा पहला न्यूज़ है वो है कि भारत सरकार ने एआई को लेकर के कल ही गाइडलाइन जारी किया है। भारत सरकार के इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है उसने डिटेल में गाइडलाइन जारी किया है। 7 क्षेत्रों को उसने डिफाइन किया है। उस न्यूज़ से हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन को आज पढ़ेंगे, जिसके बारे में 65 बीपीएससी मेंस में सवाल पूछा जा चुका है कि इंडो पैसिफिक क्या है, इसको डिफाइन कीजिए और भारत के लिए इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। तो अगर आपको वाकई करंट अफेयर पढ़ना होता है तो डिटेल में देखा कीजिए वीडियो को अंत तक, ताकि आप कुछ सीख के जाएँ यहाँ से। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या। उससे पहले बता देता हूँ, जिन्हें भी 71 या 72 बीपीएससी की वाकई तैयारी करनी हो और ख़ुद से प्रिपरेशन करना हो, या किसी कोचिंग वगैरह में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आंसर राइटिंग करने के लिए आप जुड़ सकते हैं। डेली आंसर राइटिंग होता है, प्रतिदिन होता है। सैटरडे को निबंध भी मिलता है आपको, संडे केवल छुट्टी रहती है। डेली आंसर राइटिंग होता है, इवैल्यूएशन भी हो जाता है, उसके बाद से मॉडल आंसर भी आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूं। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा मामूली फी में। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने गाइडलाइन फॉर एआई कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सेफ्टी क्यों जारी किया गया है। इसलिए जारी किया गया है क्योंकि एआई के लेकर के देश में डेवलपमेंट और उपयोग दोनों ही बढ़े हैं। एआई आधारित एप्लीकेशन भी बनाए जा रहे हैं और उपयोग भी खूब बढ़ा है। जैसे 4 नवंबर से, परसों से ही चैट जीपीटी ने अपना एक वर्जन फ्री कर दिया है भारत के लिए। इसी तरह से जो परप्लेक्सिटी है, आपने देखा होगा, एक और एआई है, भारत की ही है वो अगर आप एयरटेल के यूज़र हैं तो आपको 19,000 का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाता है। अब कुछ दिनों में जियो जो है वो सोच रही कि गूगल के साथ में मिलकर के जेमिनी जो है गूगल का, उसको भारत में फ्री बनाया जाए 1 साल के लिए। तो इतने सारे प्रीमियम प्लेटफॉर्म जब भारत में फ्री में मिल रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसका उपयोग भी बढ़ेगा। तो उपयोग जब बढ़ता है वो भी इतने हाई टेक का, तो उसका सदुपयोग की जगह पर दुरुपयोग की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है उपयोग के लिए भी और निर्माताओं के लिए भी कि आप किस प्रकार से किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए एआई पर काम करें। इसी को ज़रा हम लोग डिटेल में समझेंगे। क्या यहाँ से सवाल पूछेगा, कल भी मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई करंट अफेयर का टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले टॉपिक से पहले आपके दिमाग में सवाल उत्पन्न होना चाहिए कि क्या सवाल पूछ सकता है, सवाल क्या पूछ सकता है। सवालों को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि भारत की एआई गवर्नेंस गाइडेंस नीति क्या है। भारत की एआई गवर्नेंस जो गाइडलाइंस जारी किया गया है वो क्या है। बस छोटा सवाल हो गया, ही शॉर्ट फॉर्म में पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है कि आज की सरकारों के लिए एआई के युग में गवर्नेंस करने में कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और उसके समाधानों को भी लिखिए। एआई के कारण से सरकार को अपने कामकाज में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उसके क्या समाधान हो सकते हैं। उसके अलावा और क्या पूछ सकता है कि भारत में एआई को किस प्रकार से सरकार रेगुलेट कर रही है, ये पूछ सकता है आपसे। एआई पर अगर कोई निबंध पूछा गया तो वहाँ पर आप इसका उपयोग करेंगे कि भारत सरकार ने एआई के सेफ्टी के लिए भी गाइडलाइंस जारी किया है। या फिर सीधा सीधा सा आपसे ये जो 7 यहाँ पर दिए गए हैं, 7 प्रिंसिपल पर जोर दिया गया है, इन 7 के बारे में पूछ सकता है प्रीलिम एग्जाम में, या में से पूछ सकता है कि एआई गाइडलाइंस जो जारी किया गया है उसके 7 प्रिंसिपल्स को लिखें और इस गाइडलाइन के महत्व के बताएं।
इस प्रकार से आपसे अलग अलग सवाल पूछ सकता है। पीटी मेंस दोनों से जुड़े हुए फैक्ट हैं इसमें। देखिए क्या है, ट्रस्ट और सेफ्टी के लिए, किस चीज़ के लिए? ट्रस्ट, विश्वास एंड सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा होना चाहिए। मंत्रालय कौन सा है? तो वही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बुधवार को भारत की एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस नीति को जारी किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विनियम रेगुलेशन के लिए एक दृष्टिकोण पता प्रदान करेगा ये कि किस प्रकार से उसका उपयोग होना चाहिए, नवाचार भी बढ़े और जोखिम भी ना हो, जोखिम रिस्क भी ना हो लोगों के लिए, और नवाचार भी, इनोवेशन भी हो। ऐसा ना हो कि एआई काम करना ही बंद कर दे भारत में, इतना भी नहीं रेगुलेट करना चाहिए किसी चीज़ को। संशोधन क्या है? यह जनवरी में परामर्श के लिए जारी किए गए फ्रेमवर्क का महत्वपूर्ण रूप से संशोधित संस्करण है। दरअसल में जनवरी 2025 में एक इसका गाइडलाइंस जारी किया गया था, लेकिन अब उसको उन्नत तरीके से और कंप्लीट तरीके से प्रसंस्कृत करते हुए, संशोधित करते हुए दूसरा जो संस्करण है उसको जारी किया गया है। ड्राफ्टिंग और पैनल किसने बनाया है भाई? किनके सहयोग से बना है? कौन इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और क्या क्या इसमें शामिल किया गया है? तो पहला यही है कि जुलाई में गठित एक पैनल द्वारा ड्राफ्ट तैयार किया गया। ड्राफ्ट यानी कि उसका पहले का कच्चा वाला हिस्सा जो होता है, अब उसको हम लोग फेयर करेंगे। रफ वर्क जो है उसको ड्राफ्ट कह दिया जाता है एक तरीके से। और क्या होना चाहिए उसमें, खांचा में क्या क्या इसमें होना चाहिए, उसी को ड्राफ्ट कह दिया जाता है। जिसकी अगुवाई किसने की? तो बालकृष्ण रविंद्रन, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। आईटी मद्रास में डेटा साइंस और एआई विभाग के ये प्रमुख हैं। इनके द्वारा इस ड्राफ्टिंग पैनल की अगुवाई की गई, जिसने एआई गाइडेंस नीति जो है इसको तैयार किया है। बॉर्डर ग्रुप प्री रिपोर्ट पर काम करने वाला एक व्यापक समूह भी शामिल था, जिसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के विशेषज्ञ इत्यादि शामिल थे। इससे पहले जो जनवरी में फ्रेमवर्क जारी किया गया था बंधुओं, उसके लिए कौन थे भाई, कौन उसको तैयार कर रहे थे? तो फ्रेमवर्क के लिए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय कुमार सूद की अगुवाई में इससे पहला वाला तैयार किया गया था। तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्ट हुए? अभी जो बनाया गया है गाइडेंस एआई को लेकर के, उसमें बालकृष्ण रविंद्रन जी की अध्यक्षता में पैनल जो गठित था उसने इसको तैयार किया है। इससे पहले अजय कुमार सूद जी, जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं भारत सरकार के, उनकी अध्यक्षता में बनाया गया था, जो जनवरी में जारी हुआ था। उसी को संशोधित करते हुए अब उसका परफेक्ट वाला स्वरूप तैयार किया गया है, जिसमें कुछ मूल सिद्धांत बनाए गए हैं। मुख्य सिद्धांत प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। एआई के लिए 7 मुख्य सिद्धांतों पर जोर दिया गया है, इसको भी याद रखना है। 7 यहाँ पर प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। ये 7 प्रिंसिपल्स के बारे में पीटी में, मेंस में, जहाँ उसकी मर्जी होगी वहाँ पूछेगा, क्योंकि सरकार का गाइडलाइन है ये। पहला है ट्रस्ट, एआई सिस्टम उपयोगकर्ताओं का विश्वास बनाए रखना। पीपल सेंट्रिक, मतलब कि भाई लोगों का केंद्रित होना चाहिए। लोग, पीपल सेंट्रिक जिसको कहा जाता है कि जनता केंद्रित विकास होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पब्लिक केंद्रित की जगह पर कंपनी केंद्रित विकास हो रहा है। रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन, जिम्मेदार नवाचार, जिसमें ऐसा ना हो कि आप जो नवाचार इनोवेशन के नाम पर कोई ऐप बना रहे हैं, उस ऐप के जरिए आप डीप फेक वाले वीडियोज़ और डीप फेक वाले फ़ोटोज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके कारण से इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला है इक्विटी समानता, कि सभी तक पहुंच सुनिश्चित होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय होनी चाहिए भाई। और अगला है अंडरस्टेबिलिटी ऑफ एलएलएम के समझने योग्य क्षमता होनी चाहिए। एलएलएम किसको कहा है? तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिस मॉडल में एआई को ट्रेंड किया जाता है। आप जो एआई को बोलते हैं ना कि मुझे इस चीज़ का नोट्स बना करके दो, तो वो जो आपकी इस भाषा को समझ रहा है, उसके लिए पहले एलएलएम को ट्रेंड करना पड़ता है। तो उसी एलएलएम जो है वो समझने योग्य होना चाहिए। लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे चैट जीपीटी की कार्यप्रणाली को समझने योग्य बनाना होगा। सेफ्टी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी, सुरक्षा, लचीलापन और स्थिरता, ये भी होना चाहिए। ये 7 प्रिंसिपल्स हैं। इन 7 प्रिंसिपल्स के बारे में मेंस एग्जामिनेशन में सवाल पूछ सकता है आपसे कि क्या है ये प्रिंसिपल और किस प्रकार से इसका क्या महत्व है और क्यों जारी किया गया है, और इसके जारी करने के पश्चात इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ये 6-7 तरीके से डायमेंशन में आपसे सवाल पूछ सकता है। अब जो भारत सरकार ने बोला है कि उनका दृष्टिकोण क्या है एआई को लेकर के, उसको ज़रा समझते हैं और कृपया इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट का उपयोग करें आंसर राइटिंग में। उसके अलावा कोई महत्व नहीं बनता है केवल पढ़ लेने से। हैंड्स ऑफ अप्रोच, अर्थात हम इसको रेगुलेट की जगह पर गाइडलाइंस नाम दे रहे हैं।
अर्थात हम ये नहीं चाहते हैं कि हम इतना ज़्यादा इस पर प्रतिबंध लगा दें कि भारत में इनोवेशन ही रुक जाए। इसलिए भारत सरकार ने इसको रेगुलेशन एक्ट नाम नहीं दिया है कि एआई को रेगुलेट कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने बोला है कि हम गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं। एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस कहा गया है, न कि एआई रेगुलेशन। इस पर भी जोर दिया गया भारत सरकार के द्वारा कि आप एआई में इनोवेट करें, इनोवेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, काम होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि सरकारी मानदंडों के कारण वो बाधित हो रहा है। इसलिए भारत सरकार ने इसको गाइडलाइंस का नाम दिया है कि हम रोक नहीं लगा रहे हैं। 6 प्रमुख सिफारिशें की गई हैं रिपोर्ट में। एआई को बढ़ावा देने के लिए 6 सिफारिशें भी की गई हैं। ये जो अध्यक्षता कर रहे थे आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर साहब, उनके द्वारा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड करना, एआई से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें बढ़ाना पड़ेगा। और अगला है कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, लोगों का क्षमता निर्माण करना पड़ेगा। कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने बोला कि क्लास 3rd से अब हम लोग तीसरी कक्षा से हम एआई के बारे में बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे। बैलेंस्ड एजाइल एंड फ्लेक्सिबिलिटी फ्रेमवर्क, एआई विनिमय में संतुलित, लचीला और तेज फ्रेमवर्क अपनाना, जहां एआई का जितना संभव हो कम रेगुलेट किया जाए। ये उनकी अध्यक्षता में ये सुझाव भी दिया गया है भारत सरकार को। रिस्क मिटिगेशन, भारत विशिष्ट कारक जैसे कल्चर और सोशल जो रिस्क होते हैं पर ध्यान दे करके हमें रिस्क को भी कम करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी को बूस्ट करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही तो होना ही चाहिए कि एआई से जुड़ा हुआ अगर कोई गलत कंटेंट बन रहा है तो जवाबदेही किसकी होगी? क्या एआई के लिए जो कंपनी जिम्मेदार है उसकी होगी, या जो उस कंटेंट को जनरेट कर रहा है उसकी जवाबदेही होगी? तो ये 5 और 6 पॉइंट भी याद रखिएगा। पिछले फ्रेमवर्क से कुछ अंतर भी आया है। पिछला फोकस जनवरी के ड्राफ्ट में एआई डिप्लॉयमेंट की जोखिम को कम करने पर जोर था, जो नीति आयोग और ओईसीडी के काम पर आधारित था। नया फोकस जो रखा गया है, इसमें कहा गया है कि हम रिस्क वाले जो फैक्टर था उसको हम थोड़ा सा पीछे कर रहे हैं और इनोवेशन को हम बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। रिस्क कम करने के नाम पर ऐसा ना हो कि हम इस तकनीक के ऊपर में कुछ ज़्यादा ही प्रतिबंध लगा दें। पिछले फ्रेमवर्क में यही कमी थी, उसी को दूर करते हुए अब इनोवेशन पर केंद्रित किया गया है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। दीर्घकालिक सुझाव, उभरते जोखिम और एआई सिस्टम की क्षमताओं के आधार पर नया कानून ड्राफ्ट किए जाएं। आईटी सेक्रेटरी ने कहा है कि एआई कानून के लिए कोई तत्कालिक योजना तो नहीं है, लेकिन अगर हमें ज़रूरत महसूस होगा तो हम एआई कानून जरूर ही बनाएंगे। वैसे अभी कुछ वर्षों तक भारत को एआई से जुड़े हुए कोई कानून नहीं बनाने चाहिए। आप डेटा सिक्योरिटी से जुड़े हुए कानून जरूर बनाएं, लेकिन एआई को लेकर के कानून बनाने की अभी ज़रूरत नहीं है, ताकि देश में पहले उसका माहौल बने और स्वतंत्र रूप से पनप सके वो तकनीक। दूसरा टॉपिक जो है इसको तो हम बाद में करेंगे। दूसरा टॉपिक जरा आईआर का करते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक पर आएंगे। देखिए क्या है आईआर का टॉपिक आज का, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2025। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितना बार वेरी इंपॉर्टेंट बोलूँ उतना कम है। मेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। हिंद प्रशांत कहा किसको जाता है और क्यों चर्चा में है वो मैं बताता हूँ। इंडो पैसिफिक रीजन इसी को कहा जाता है बंधुओं, ये याद रखिएगा। देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट से शुरू होकर के यूएसए का यहाँ पर जो है कोस्ट उस तक जाता है ये, और इसी को कहा जाता है इंडो पैसिफिक रीजन। यहाँ पर आपको दिख जाएगा हवाई द्वीप है, यहाँ पर हवाई द्वीप है, मान सकते हैं वहाँ तक इसका विस्तार माना जाता है। ये जो रीजन है इसमें कौन कौन सा देश आ गए, तो जापान है, फिलीपींस है, कोरिया है, कोरिया प्रायद्वीप है ये, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, और ये पूरा दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, आसियान जो देश है ये भी इसमें आ गया है। ये रीजन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप यूरोप और अमेरिका के बाद देखेंगे तो यही वो रीजन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक रूप से ग्रोथ हो रहा है, सिक्योरिटी रूप से भी ग्रोथ हो रहा है, इनोवेशन भी हो रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम भी सही है। हर दृष्टिकोण से ये जो रीजन है ये दुनिया को डोमिनेट करेगा आने वाले समय में। यहाँ पर भारत और चीन जैसे, जापान जैसे दुनिया की 3 बड़ी इकोनॉमी है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, दक्षिण पूर्व एशिया के छोटे छोटे ऐसे देश हैं जो इकोनॉमिक रूप से एशियन टाइगर के रूप में नाम जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत तेज़ी गति से ग्रोथ किया था। तो ऐसे देश जब यहाँ पर मौजूद हैं और शांति भी है इस एरिया में, कोई युद्ध भी नहीं हो रहा है, कुछ तनाव जरूर है, जैसे दक्षिणी चीन सागर को लेकर के तनाव है, नॉर्थ कोरिया को लेकर के तनाव है, उसके अलावा कोई खास तनाव भी यहाँ पर नहीं है। कुछ दिन पहले थाईलैंड और कंबोडिया ने भी युद्ध कर लिया था, उसके अलावा कोई यहाँ पर खास तनाव भी नहीं है, जिसके कारण से इस एरिया को माना जाता है कि ये आने वाले समय में इकोनॉमिक रूप से, कल्चरल रूप से, हर दृष्टिकोण से दुनिया को डोमिनेट करेगा।
इसके कारण से ये एरिया हमेशा ही हॉट स्पॉट बना हुआ रहता है। स्ट्रैटेजिक से लेकर के इकोनॉमिक हर दृष्टिकोण से देखिए, जरा इसके महत्व को समझेंगे उससे पहले देखते हैं कि ये टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2025, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025, IPRD 2025 इसको नाम दिया गया है, जो भारतीय नौसेना का इंडियन नेवी का वार्षिक उच्च स्तरीय सामरिक सम्मेलन है। स्ट्रैटेजिक रूप से जो सम्मेलन होते हैं जिसमें रक्षा सुरक्षा की बात की जाती है, तो इंडियन नेवी का एनुअल होता है, वार्षिक रूप से ये सम्मेलन होता है जिसमें इस क्षेत्र के रीजन के हम लोग सिक्योरिटी पर बात करते हैं। अब इस क्षेत्र के सिक्योरिटी पर बात करते तो इंडियन नेवी के अलावा और भी क्षेत्र के जो अलग अलग देश हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। तो 30 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में यह संपन्न हुआ है। कब हुआ है? तो 30 अक्टूबर 2025 को न्यू दिल्ली में यह सम्मेलन हुआ है। आपसे पहला पीटी सवाल जो पूछेगा, जो आप सभी को याद रहना चाहिए कि कहाँ पर यह सम्मेलन हुआ, कब हुआ और किसका सम्मेलन है। तो जो सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वाले सम्मेलन हैं जिसमें सामरिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। 7वां संस्करण था जिसका विषय क्या था, थीम क्या था? समग्र समुद्री सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण व कार्यात्मक वृद्धि, ये पूरा इसका थीम था। इस थीम को याद रखिएगा, इस थीम को याद रखिएगा, इस पूरे थीम को याद रखिएगा। ये इतना बड़ा थीम था, इसको एक बार और पढ़ेंगे या आंसर राइटिंग करेंगे इस पर आधारित, तो आप इसको याद कर ले जाएंगे। मान लीजिए आपसे सवाल पूछेगा, जैसे 68 BPSC में पूछा था स्कॉट जम्बूरिन के बारे में, वहाँ पर राष्ट्रपति जी ने भाग लिया था, बहुत ही छोटा सा सम्मेलन हुआ था उसका, लेकिन उसके बारे में पूछा गया आपके मेंस एग्जामिनेशन में शॉर्ट आंसर में। तो हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2025 क्या है, इस संवाद के महत्व को बताएं और इस संवाद के बारे में बताएं, ये सवाल आपसे पूछ सकता है। फिर आप क्या लिखेंगे? फिर आप कुछ नहीं लिख पाएंगे अगर आपको पता नहीं होगा तो। हिंद प्रशांत क्षेत्र और साझेदार देश के 30 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब पहले ही मैंने बताया कि ये रीजनल डायलॉग है, तो अलग अलग 30 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग लिया है। क्या है हिंद प्रशांत क्षेत्र का भारत के लिए महत्व? अब सम्मेलन के बारे में आपसे ये नहीं पूछेगा कि सम्मेलन में क्या क्या बात हुई है, सम्मेलन कब से हो रहा है, तो यह 7वां संस्करण है भाई, इससे पहले 6 बार और हो चुका है। दूसरी चीज़ है कि ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के जो 30 अलग अलग प्रतिभागी हैं उनको भी शामिल करता है। किन चीज़ों पर बात होती है? तो इस क्षेत्र की रक्षा सुरक्षा की बात की जाती है। भारत के लिए क्या महत्व है इंडो पैसिफिक का? पहले जो है अमेरिका का जो फ्लीट था, नेवल फ्लीट इस एरिया में जो काम करता था, उसका नाम जो है इंडो पैसिफिक किया गया इसी के कारण से, ताकि भारत का इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्व है। चीन को काउंटर करता है भारत इस क्षेत्र में। तो जरा भारत के लिए इसके महत्व को देखते हैं, जो 66 BPSC में आपसे पूछा गया, मेंस एग्जामिनेशन में लॉन्ग फॉर्मेट में सवाल पूछा गया, पहले तो शॉर्ट फॉर्मेट आते ही नहीं थे। तो भारत का 95% से अधिक व्यापार हिंद महासागर से होकर गुजरता है, जिससे यह क्षेत्र संप्रभुता और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। अब इसी पॉइंट को समझिएगा कहाँ पर टॉपर के आंसर में और आपके आंसर में डिफरेंस होता है। इसी पॉइंट को अगर मैं लिखूं कि भारत का सबसे अधिक व्यापार इसी रीजन से होता है, आपको लगेगा पॉइंट तो वही मैंने बोला है। नहीं बोला है मैंने बोला है कि भारत का 95% से अधिक व्यापार और संप्रभुता सुरक्षा की भी चर्चा कर दी है मैंने। वहीं पर मैंने पहला बोल दिया इससे पहले वाला में कि भारत का सबसे अधिक व्यापार इसी एरिया से होता है, इसी क्षेत्र से होता है। तो दोनों में अंतर होता है, एक आंसर को एवरेज बनाता है और एक आंसर को बेस्ट बनाता है। ठीक है, तो कृपया सही तरीके से लिखें, ये इसके महत्व को समझ। यही वो बारीकियां हैं जो आप आंसर राइटिंग के दौरान ही सीखते हैं, और इसीलिए मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं कि जुड़िएगा। आपको मैं ऐसे इसलिए सिखाता हूं ताकि आपका सुधार हो सके। ठीक है, भारत के सागर का मतलब होता है सिक्योरिटी फॉर ऑल इन द ग्रोथ इन द रीजन, यही होता है इस सागर का पहल। क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। महासागर सिद्धांतिक समावेशी, समुद्री समृद्धि और सुरक्षा पर बल देते हैं। ये भारत ने इंडो पैसिफिक के लिए अलग अलग चला रखा है, जिसके माध्यम से हम इस एरिया में संबंधों को मजबूत करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था? व्यापार और सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत ने हारमूज जलनमरू मध्य, मलक्का जलनमरू मध्य जैसे सामरिक मार्गों के निकट अपनी नौसैनिक उपस्थिति को मजबूत किया है। कहाँ कहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो मलक्का है ना, मलक्का है, यहाँ पर हमारा
सिंगापुर के साथ में टाई अप है, जिसके द्वारा यहाँ पर भारतीय नेवी रहती है। इसके अलावा यहाँ पर निकोबार आइलैंड है, इस मलक्का के मुंह पर ही, वहाँ पर तो हमारी उपस्थिति है ही। और ये जो हॉर्मुज जल संधि है, यहाँ पर भी ओमान के साथ हमने समझौता किया हुआ है, सैन्य समझौता, जिसके जरिए हमारी उपस्थिति वहाँ पर भी रहती है। तो यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन के जो चोक पॉइंट हैं, जहाँ से हम उसको बंद कर सकते हैं, उन एरिया में हम विद्यमान हैं। आर्थिक विकास और व्यापार का एकीकरण, हिंद प्रशांत क्षेत्र चाइना प्लस वन रणनीति का प्रमुख केंद्र है, जो उत्पादन, विविधीकरण, लचीला और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सक्षम बनाता है। जो दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन है ना, उसमें सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट एक क्षेत्रीय बोल सकते हैं एरिया कौन सा है, तो इंडो पैसिफिक ही है, क्योंकि यहाँ पर चीन, भारत और तेल के व्यापार, आपने सही से एरिया को देखा तो अरेबियन जो प्रायद्वीप हैं, उनसे अगर तेल गुजरेगा हिंद महासागर होते हुए, तो वो भी इंडो पैसिफिक रीजन में ही आता है। भारत के हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा में भागीदारी ऑस्ट्रेलिया तथा यूएई के साथ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार के लचीलापन और मजबूती को बढ़ाते हैं। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा हिंद प्रशांत क्षेत्र के माध्यम से संयुक्त कनेक्टिविटी को मजबूत करता है, तो ये हमारे लिए आर्थिक रूप से महत्व हो गया। रसद व कनेक्टिविटी, सागरमाला परियोजना, चाबहार बंदरगाह जैसी समुद्री अवसंरचना परियोजना भी यहीं पर मौजूद हैं। जलवायु परिवर्तन और ब्लू इकोनॉमी, इस क्षेत्र को गंभीर जलवायु परिवर्तन का खतरा का सामना करना पड़ रहा है। समुद्र स्तर में वृद्धि, चक्रवात और जो कोरल रीफ हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो भी खराब हो रहे हैं। भारत ब्लू इकोनॉमी में सहयोग को बढ़ावा देता है। IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI और सतत समुद्री शासन के लिए साझेदारी के माध्यम से भारत जो है जलवायु परिवर्तन और ब्लू इकोनॉमी में भी योगदान दे सकता है। राजनयिक और मानक नेतृत्व, भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र का उपयोग खुद को सभ्यात्मक लोकतंत्र और वैश्विक दक्षिण का नेता के रूप में प्रस्तुत करने के लिए करता है, क्योंकि इस रीजन को ज़रा ध्यान से देखिए। इस रीजन में हम हैं, बगल में पाकिस्तान है, यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं है, अब म्यांमार में भी सैन्य शासन है। उसके अलावा इंडोनेशिया जो है बहुत बड़े स्तर से, बहुत बड़े स्तर से लोकतांत्रिक ढांचे के चरमराने के कारण से चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्योंकि भाई वहाँ पर कभी भी नेपाल और श्रीलंका जैसा जन विद्रोह वहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसकी आबादी बहुत कम है, इकॉनमी हमसे छोटी है। न्यूजीलैंड तो भाई 11 लोग ही रहते हैं। फिलीपींस है यहाँ पर, और उसके अलावा जापान आता है। तो इस पूरे एरिया में अगर आप देखेंगे, इस पूरे एरिया में तो एक भारत ही है जो लोकतांत्रिक रूप से एक उभरता हुआ और दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी में शामिल होने वाला देश है, जिसके पास पोटेंशियल है कि वो चीन और USA को भी पीछे छोड़ सकता है। तो इसके कारण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए, ये पूरा एरिया ही। मैंने आपको केवल महत्व बताया है, जिसमें मैंने आपको बताया है समुद्री सुरक्षा और सामरिक स्वायत्ता के लिए ज़रूरी है, आर्थिक विकास और व्यापार एकीकरण के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, रसद व कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, जलवायु परिवर्तन ब्लू इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है, राजनयिक और मानक नेतृत्व के लिए भी यह ज़रूरी है। तो इसको याद रखिएगा। अब इससे सवाल आपसे क्या पूछेगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र का भारत के लिए क्या महत्व है, तो ये सारे महत्व मैंने आपको समझाए हैं और भारत की कहाँ कहाँ पर मौजूदगी है वो भी बताया है। अब आपसे सवाल जो मैंने नहीं बताया है आपको, वो है चैलेंजेज। अब आप चैलेंजेज लिखेंगे कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं। जैसे कि चीन की मौजूदगी एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये आपको समझना पड़ेगा और इस पर आधारित आप क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा। IR में भी ये टॉपिक मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। महाराष्ट्र पहला राज्य बना है जिसने स्टारलिंक को अनुमति दे दी है। अब स्टारलिंक जो है महाराष्ट्र में काम करेगी। भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि स्टारलिंक इंटर्स इंडिया, महाराष्ट्र सरकार के साथ में डील साइन कर लिया गया है टू प्रोवाइड रिमोट कनेक्टिविटी। मतलब सरकार जो है स्टारलिंक के साथ में काम करके रिमोट एरिया महाराष्ट्र के जो है वहाँ पर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। सीरियसली टेलीफोन का टावर लगवा लेते यार, जियो एयरटेल का, है ना। अगर वाकई था सरकार को तो जियो एयरटेल का टावर लगवा देते, पैसा दे करके, सब्सिडी दे करके, कनेक्टिविटी तो हो जाती। इसमें भी हम विदेशी निर्भरता को प्राप्त करने जा रहे हैं। क्यों सैटेलाइट इंटरनेट को भारत में अनुमति दी गई?
जहाँ पर नहीं है, क्या हम अपने सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट नहीं मुहैया करवा सकते हैं? अब इसमें भी विदेशी हस्तक्षेप। चलिए देखते हैं, इस मुद्दे को समझते हैं ज़रा क्या है और इसके सकारात्मक पक्ष को ज़रा समझेंगे। स्टारलिंक की कंपनी के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साइन किया है ताकि दूरस्थ एरिया और रिमोटेड जो एरिया है, बिल्कुल ही महाराष्ट्र के रिमोट एरिया, पता नहीं कौन से रिमोट एरिया है महाराष्ट्र के, हो सकता है भाई विदर्भ का इलाका हो, गढ़चिरौली का इलाका हो, उन इलाकों की बात कर रही हो सरकार। क्योंकि महाराष्ट्र जो है ना बंधुओं, महाराष्ट्र इस प्रकार से है, थोड़ा सा ज़्यादा इधर चला गया। महाराष्ट्र आजकल जो हो गया है कि महाराष्ट्र मतलब मुंबई, ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्यों में से एक है और महाराष्ट्र का जो पूर्वी भाग है बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इकोनॉमिक रूप से बहुत ही समृद्ध राज्य है ये, लेकिन सारी समृद्धि आपको वेस्टर्न महाराष्ट्र में ही दिखेगा। ईस्टर्न महाराष्ट्र को लगभग में भूल ही गए हैं। तो ईस्टर्न महाराष्ट्र जो है पिछड़ा हुआ इलाका है, जैसे नागपुर वगैरह ईस्टर्न महाराष्ट्र में ही पड़ता है। तो उसमें कई सारे ऐसे इलाके हैं जो कनेक्टिविटी अभी भी नहीं है वहाँ पर, जिसके कारण से अब जो है ये सरकार कोशिश कर रही है कि वहाँ पर कनेक्टिविटी प्रदान किया जाए। ठीक है, ज़रा समझेंगे इस टॉपिक को। स्टारलिंक के बारे में ज़रा समझते हैं। स्टारलिंक एक सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रदाता है जो स्पेस एक्स कंपनी एलन मस्क जो है उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। ये प्रोजेक्ट क्या है, तो इसमें 6000 प्लस जो सैटेलाइट हैं वो लगाए जाएंगे लोअर अर्थ ऑर्बिट में, और सैटेलाइट घूमते रहेंगे और उसके ज़रिए पृथ्वी के लोगों को इंटरनेट मुहैया करवाया जाएगा। यानी कि अभी जो आपको टावर से मिलता है इंटरनेट, स्टारलिंक के कारण से टावर नहीं बल्कि सैटेलाइट इंटरनेट आप एक्सेस कर पाएंगे, जिस पर मौसम का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हर मौसम में दूरस्थ एरिया में कनेक्टिविटी प्रदान कर सकता है ये। लेटेंसी रेट भी काफ़ी कम है, इसलिए काफ़ी बेहतर माना जाता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली माना जाता है। 8000 रुपये पर मंथ से इसका सब्सक्रिप्शन शुरू ही होता है। तो मान सकते हैं कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा, इसलिए सरकार ने इसको शुरू करने का प्रयास किया है। 2015 में स्टारलिंक प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी, 2019 में पहला लॉन्च किया गया और 2021 में कॉमर्शियल पर्पज़ से अब इसको शुरू कर दिया गया है। कई सारे देशों ने स्टारलिंक को अपने यहाँ पर अनुमति दी है, जिसमें भारत भी है। भारत में महाराष्ट्र राज्य ने इसको अनुमति दी है। पहले जियो ने कोशिश किया था कि स्टारलिंक जैसा कुछ बनाया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, और फिर बाद में एयरटेल ने भी कोशिश किया था, लेकिन उन्होंने भी नहीं बनाया। यानी कि सैटेलाइट इंटरनेट में भी भारत पिछड़ने जा रहा है। अमेरिकन कंपनी का फिर से दबदबा होगा। इसमें एक चीज़ है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, जो मेंस में पूछा गया है, बीपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है। क्या है, तो उन्होंने कहा, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, डिजिटल डिवाइड को पाटना, कम करना। स्टारलिंक के जरिए डिजिटल डिवाइड को कम करने का प्रयास करेगी सरकार। अब इस पर आधारित 69 बीपीएससी में 2 सवाल पूछा गया, क्योंकि ट्राई का रिपोर्ट आया था, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसका एक रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया था किस प्रकार से भारत में डिजिटल डिवाइड है, तो उसको कम करने का प्रयास करेगी सरकार, ऐसा महाराष्ट्र सरकार ने कहा है। तो डिजिटल डिवाइड को ज़रा हम लोग समझेंगे। ट्राई का रिपोर्ट जो आया था उस समय, इसके कारण से ये सवाल पूछा जा चुका है। अब ज़रा हम लोग समझते हैं कि डिजिटल डिवाइड है क्या। सही शब्दों का उपयोग करके आंसर राइटिंग कीजिएगा। जैसे डिजिटल डिवाइड अगर पूछा है आपसे, तो कृपया पहले बताएं कि डिजिटल डिवाइड क्या है। देखिए क्या है, असमानता एक तरीके का इनइक्वालिटी है। इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन जैसी डिजिटल तकनीकों तक पहुंच में अगर असमानता है, तो उसी को हम लोग डिजिटल डिवाइड कह रहे हैं। यानी कि अब जो नया युग है, इसमें आर्थिक के साथ डिजिटली भी लोगों को समान हमें करना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल चीज़ों की पहुंच कम होने से बहुत सारी चीज़ों तक आपकी पहुंच कम हो जाती है। पूरी दुनिया से ही कनेक्टिविटी लगभग में आपकी कम हो जाती है। अगर आपको ऐसा करना ही हो, देखना हो कि कैसे, तो इंटरनेट का एक दिन उपयोग मत कीजिए, फ़ोन एक दिन मत छूइए, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। उपयोग और लाभों में लोग समुदाय के बीच पैदा होती है। सरल शब्दों में, यह डिजिटल दुनिया में अमीर गरीब, शहरी ग्रामीण, विकसित विकासशील देशों के बीच का फासला है। यह सिर्फ तकनीकी पहुंच नहीं, बल्कि डिजिटल साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी जिसको कहा जाता है, और कौशल की कमी को भी शामिल करता है। डिजिटल डिवाइड का भी एक उदाहरण हो सकता है, जैसे आप तक ये जो वीडियो पहुँच रहा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन तक ये नहीं पहुँच पा रहा होगा, है ना। इसी को डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। हो सकता है उन्हें भी इस चीज़ की ज़रूरत हो, इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो शेयर कर दिया करो भाई। चलिए आ जाए, देखते हैं कि क्या कारण होता है इसका।
आर्थिक कारण होता है महंगे डिवाइस, इंटरनेट के प्लान्स काफ़ी महंगे, गरीबों के लिए ये चीज़ अफोर्ड करना संभव नहीं हो पाता है। भौगोलिक है, शिक्षा, जागरूकता, लिंग और सामाजिक भेदभाव भी होता है। ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में इंटरनेट नेटवर्क की कवरेज में कमी होती है। हालांकि प्लेन्स में ऐसा नहीं है, भारत के मैदानों में ऐसा नहीं है, गांव में अच्छे नेट चलते हैं शहरों की तुलना में, क्योंकि शहर में एक टावर पर ज़्यादा लोग होते हैं, जबकि ग्रामीण एरिया में ऐसा नहीं होता है। तो गाँव में जियो का नेटवर्क या एयरटेल का ज़्यादा अच्छा चलता है। डिजिटल टूल्स का उपयोग न जानना शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण से हो सकता है। महिलाओं और अल्पसंख्यकों में कम पहुंच, खासतौर से महिलाओं में ही ये कम पहुंच देखा गया है। बुनियादी ढांचा, बिजली, ब्रॉडबैंड, फाइबर ऑप्टिक्स की कमी के कारण से भी डिजिटल डिवाइड क्रिएट होता है। ये कारण मैं आपको बताया गया है। प्रभाव क्या पड़ता है? अब ट्राई के अनुसार से हम लोग देखेंगे 1.4 अरब आबादी के बावजूद 2025 तक 40% लोग खासकर ग्रामीण इंटरनेट से वंचित हैं और उनको ज़रूरत भी नहीं है। क्या ज़रूरत है उनको भाई, है ना? इसके कारण से ये जो है इसको माना जाता है। ट्राई के अनुसार से शहरी क्षेत्रों में 17% पेनेट्रेशन है, 70%, जबकि ग्रामीण में केवल 35% तक ही इंटरनेट की पहुंच है। सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। नकारात्मक भी हो सकता है, आपको पता ही है क्या क्या नकारात्मक होता है। देखिए क्या है, यहाँ पर लिस्ट बना करके दे दिया गया कि क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। अब समाधान कैसे हो सकता है? सरकार प्रयास करे भाई, सरकार लोगों तक नेट को पहुंचाए। जैसे हाल ही में जियो, एयरटेल कंपनियों ने ग्रामीण कवरेज को बढ़ाया है, क्योंकि ग्रामीण एरिया में भी अब इंटरनेट की उपयोग होने लग गए हैं। दूसरा क्या हो सकता है भाई कि स्टारलिंक जैसी कंपनियों के साथ में MOU, LIO, है ना, LIO साइन किया जाए, जिसके ज़रिए दूरस्थ इलाकों में इंटरनेट की पहुंच को तंदुरुस्त किया जाए। तो इसको भी याद रखिएगा। डिजिटल डिवाइड क्या है, समाधान क्या हो सकता है, इसको याद रखिएगा। एक और टॉपिक कि थर्ड होम फॉर चीता कमिंग बट देयर इज चैलेंजेज। नौरादेई वन्यजीव अभयारण्य है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। तो इसको चीता के लिए तीसरा आवास स्थान बनाया जाएगा नेक्स्ट ईयर से। लेकिन यहाँ पर पहले से ही 25 टाइगर रह रहे हैं, तो 25 टाइगर और चीते को साथ में रखना बहुत बड़ा रिस्क है जो भारत सरकार ले रही है, क्योंकि यहाँ से टाइगर को हटाने की भी कोई योजना ऐसी है नहीं। तो देखिए इससे पहले कहाँ कहाँ पर किया जा चुका था। तो कूनो नेशनल पार्क में तो लाया ही गया था, गांधी सागर में भी ले जाया गया। अगर आप MP का मैप देखेंगे, मैं मैप ही दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो गांधी सागर यहाँ पर है, कूनो यहाँ पर है, इन दोनों में तो पहले से ही है। अब नौरादेई में इसको लाया जा रहा है, कहाँ पर है? तो ये रहा नौरादेई, यहाँ पर अब इसको अगले साल से स्थानांतरित किया जाएगा। ऐसी योजना है, तो इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। ये छोटा सा PT फैक्ट था, बहुत ही छोटा सा PT फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर इसको ले जाया जाएगा। माना जा रहा है कि ये जगह उसके लिए उपयुक्त होगा। लेकिन कूनो में तो टाइगर नहीं थे, गांधी सागर में भी टाइगरों की आबादी ना के बराबर में है, लेकिन नौरादेई में 25 टाइगर हैं, जिसके कारण से टाइगर और चीते को साथ में रखने का चैलेंज उत्पन्न हो सकता है, जो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। हालांकि कई सारे अफ्रीका में ये साथ में रहते हैं लायन के साथ में, लेकिन इस प्रकार से चीते जो हैं टाइगर के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसको लेकर के चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती है। तो देखेंगे इसके बारे में कि क्या होता है। फिलहाल आज के लिए यहीं पर वीडियो मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।